हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है और सभी बच्चे घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैंने सोचा कि मैं व्याकरण से संबंधित कुछ वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। ये एक भाषा है और हम भाषा से ही शुरू करेंगे कि भाषा की ज़रूरत क्यों है और भाषा है क्या। तो सभी जानते हैं कि भाषा जो है वो एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का एक जरिया है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। तो भाषा को आपने सुना होगा कि भाषा विज्ञान भी कहते हैं। और ये बड़े मज़े की बात है कि लोगों में ये गलतफहमी है कि विज्ञान जो है वो केवल हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ही कहेंगे। ऐसा नहीं। इसका अर्थ है किसी भी विषय से संबंधित विशेष ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। तो अगर हम भाषा के बारे में चर्चा करें, भाषा की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करें, वो कहाँ से आई, किस तरह से शुरू हुई और किस तरह से उसने विकास किया, इन सारी चीज़ों का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो भाषा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। और इस तरह का अध्ययन जो भी लोग करते हैं वो भाषा वैज्ञानिक कहलाते हैं। मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, तो विज्ञान ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण शास्त्र है जिसकी मदद से हम भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण जिसके अंतर्गत बोलचाल और साहित्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप, उसके गठन, अवयवों तथा प्रकारों, उनके पारस्परिक संबंधों और रचना विधान तथा रूप परिवर्तन का विवेचन किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना सीखते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले मुख्य बिंदु 3 हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले प्रतीक चिन्हों की जानकारी मिलती है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द बनते कैसे हैं, उनके कितने भेद हैं, उत्पत्ति, स्रोत आदि की जानकारी मिलती है। और अंततः वाक्य विचार में वाक्य की रचना, उनकी बनावट और उनके भेदों की जानकारी मिलती है। आज का हमारा विषय है वर्ण विचार, इसलिए हम इसकी चर्चा करेंगे। वर्णों की ज़रूरत ही हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम अपनी भाषा को लिखकर प्रकट कर सकें। अन्यथा भाषा को प्रकट करने के लिए हमारे पास 3 माध्यम हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। जहाँ तक मौखिक भाषा का सवाल है, एक छोटा बच्चा जन्म के साथ ही इसकी शुरुआत कर देता है। ये अलग बात है कि उसे वर्णों का ज्ञान नहीं होता, फिर भी वह स्वयं को कुछ ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करता है। अपने जीवन में हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि इशारे से किसी को बुलाना। एक उदाहरण देखते हैं। आपने देखा, एक बच्ची ध्वनि के माध्यम से स्वयं को प्रकट करना चाहती है, हालांकि अभी उसे वर्णों का ज्ञान नहीं है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो इन संकेतों के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं। खैर, व्याकरण के अंतर्गत हम लिखित भाषा की चर्चा करेंगे, इसलिए हम वर्ण विचार पर ध्यान देंगे। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं, अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते।
या यूं कह लें कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कुछ ध्वनियाँ जिन्हें हम प्रतीक रूप में इस्तेमाल करते हैं। ध्वनियों के कुछ उदाहरण देखते हैं। दैनिक दिनचर्या में सुबह से शाम तक हमें कई तरह की ध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं। भाषा की उत्पत्ति का आधार ही ध्वनि है। इंटरेस्टिंग बात और है कि रात के सन्नाटे की भी एक अपनी आवाज़ होती है, उसका भी एक अपना साउंड है। अगर आपको कभी मौका मिले तो रात के सन्नाटे की आवाज़ आप सुनने का प्रयास ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण को जानने के बाद अब हम वर्णमाला की चर्चा करेंगे। वर्णमाला किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला है। जैसे कि इंग्लिश में ABCD, वो तो आप जानते ही हैं। उसी तरह फ्रेंच है, स्पेनिश है, जापानी है। परंतु हम हिंदी भाषा की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम हिंदी के वर्णमाला की यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्णमाला में, हमारे वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ऐसा वर्गीकरण उच्चारण स्थान और श्वास की गति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। क्योंकि देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है, इसीलिए इसमें वर्णों के उच्चारण में श्वास की गति और उच्चारण स्थान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। श्वास की गति तथा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम केवल प्रतीक चिन्हों पर बात करेंगे। स्वर वर्ण हमारी वर्णमाला में 11 हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और री। अनुस्वार और विसर्ग को हम स्वर में स्थान नहीं देते हैं। चलिए एक नज़र व्यंजन पर डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क वर्ग में 5 व्यंजन हैं, च वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं, ट वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं, त वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं तथा प वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। इसके अलावे ड़ और ढ अंतस्थ 4 हैं, ऊष्म 4 है, संयुक्ताक्षर 3 हैं तथा आगत 2 हैं। कुल मिलाकर 41 व्यंजन। इस प्रकार स्वर 11 और व्यंजन 41, कुल मिलाकर 52 वर्ण। इसके अलावा भी 3 वर्णों को हमारी वर्णमाला में जगह दी गई है, अनुस्वार, अनुनासिक और एक आगत स्वर है जो कि अंग्रेजी भाषा से आई। उदाहरण के लिए डॉक्टर, ऑफिस इत्यादि। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि भाषा एक विज्ञान है और इसे सीखना सिखाना बिल्कुल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार विज्ञान नियमों पर काम करता है, उसी प्रकार भाषा के भी अपने कुछ नियम हैं। इसी आधार पर हम इसे विज्ञान की संज्ञा देते हैं। अगली बार उच्चारण स्थान और श्वास की गति के आधार पर हम वर्णों की चर्चा करेंगे, उनके भेदों की चर्चा करेंगे, उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। वर्णों को समझना शुरू में थोड़ा जटिल है, पर बाद में ये बेहद ही सरल हो जाता है। प्रकार आज वर्ण से संबंधित जितनी भी शंकाएं थी उसको समाधान करने की कोशिश हमने की। मेरे वीडियो को आपने इतने प्रेम और ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।